हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का निरंकारी वीडियो चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम लोग क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्किल हैलाइड के फॉर्मेशन की प्रोसीजर देख रहे थे। इसके बाद हम लोग एल्किल हैलाइड्स की प्रॉपर्टीज, एल्किल हैलाइड के सामान्य गुण, इसमें हमने एल्किल हैलाइड के जो हैं भौतिक गुण को पिछले वीडियो लिंक में देखा था, जहाँ पे बताया गया था कि एल्किल जो हैलाइड होते हैं ये जल में अविलय होते हैं और कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। मेथिल और एथिल क्लोराइड गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि उच्च सदस्य क्या होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं। अगर ब्रोमाइड की बात किया जाए तो मेथिल ब्रोमाइड जो है गैस अवस्था में होती है, जबकि अन्य सदस्य क्या है, द्रव अवस्था में है। एल्किल आयोडाइड ये आपका द्रव है, और बताया गया कि जो एल्किल क्लोराइड होते हैं ये जल से हल्के होते हैं। अगर इनको जल में डाल दिया जाए तो पानी की सतह पे क्या करते हैं, तैरते हैं। इनके अलावा एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड क्या होते हैं, जल से भारी होते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण के बारे में देखना है। तो एल्किल हैलाइड में क्या है, वो RX, R सिंगल बॉन्ड X, जहाँ पे R क्या है, एल्किल समूह है, और X क्या है, हैलाइड ग्रुप है। यहाँ पे एल्किल समूह का जो कार्बन होता है वह sp3 कार्बन होता है। एल्किल हैलाइड का जो कार्बन होता है sp3 कार्बन, और sp3 कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु की रिएक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि वो कार्बन जो sp3 है, आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इसकी चारों वैलेंसी सिंगली बॉन्डेड जुड़ी होती हैं। तो सिंगली बॉन्डेड जुड़े होने के कारण एल्किल हैलाइड जो होते हैं ये क्या होते हैं, ज़्यादा अभिक्रियाशील यौगिक होते हैं। एल्किल हैलाइडों में अभिक्रियाशीलता का जो क्रम होता है वो एल्किल आयोडाइड ये सबसे नीचे है हैलोजन परिवार में। साइज इसकी क्या होगी, बड़ी होगी, और सबसे बारीक कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ आसानी से क्या हो जाएगी, साझेदारी हो जाएगी। तो जब आसानी से साझेदारी हो जाएगी, और साझेदारी आसानी से होने के पीछे कारण क्या है, एल्किल आयोडाइड की साइज क्या है, बड़ी है। एल्किल आयोडाइड की साइज क्या है, बड़ी है। क्यों बड़ी है, क्योंकि एल्किल आयोडाइड जो आयोडाइड है वो हाइड्रोजन फैमिली में सबसे नीचे है, और नीचे जाने पे आप जानते हो कि परमाणु की साइज क्या करती है, बढ़ती है। एक ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे जाते हो तो परमाणु की साइज बढ़ती है, और परमाणु की साइज बढ़ेगी तो सबसे बाहरी कक्षा की त्रिज्या क्या करेगी, बढ़ेगी, और सबसे बाहरी कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन पे नाभिक के खिंचाव का बल क्या करेगा, घटेगा। ठीक है, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, घटेगी, और आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी तो आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है, या आसानी से इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर सकता है। इसलिए जो एल्किल आयोडाइड है ये मोस्टली क्या है, रिएक्टिव है। इससे कम रिएक्टिव क्या होगा, एल्किल ब्रोमाइड होगा। क्यों ब्रोमाइड होगा, क्योंकि ब्रोमीन की पोजीशन क्या है, आयोडीन से ऊपर की तरफ है, और उससे कम रिएक्टिव क्या होगा, एल्किल क्लोराइड होगा। और सबसे कम रिएक्टिव क्या होगा, एल्किल फ्लोराइड, क्योंकि फ्लोरीन परमाणु आपका क्या है, आवर्त संख्या 2 में है, और आवर्त संख्या 2 क्या है, सबसे ऊपर की तरफ है हैलोजन फैमिली में, और उसकी साइज क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो
ग्रुप संख्या 17 में स्थित है। हाइड्रोजन ग्रुप संख्या 17 में, जो पीरियोडिक टेबल के मोस्टली किधर है, राइट साइड में है। और आप जानते हो कि जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है और परमाणु की साइज क्या करती है, डिक्रीज करती है। परमाणु की साइज क्या करेगी, घटेगी। तो आपके फ्लोरीन परमाणु की साइज क्या हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी। और ये जो एल्किल क्लोराइड होगा जो बनेगा, उसकी साइज भी क्या होगी, छोटी होगी। तो यहाँ पे एल्किल क्लोराइड में एल्किल और फ्लोरीन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन की जो साझेदारी होगी और इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के कारण जो बॉन्डिंग बनेगी, उसकी बंधन लंबाई, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बहुत ही कम होगी। और आपको तो पता है कि छोटी रस्सी को तोड़ना क्या होता है, मुश्किल होता है। छोटी रस्सी को तोड़ना मुश्किल होता है। बड़ी रस्सी को आप क्या करोगे, खट से तोड़ दोगे। एग्जाम्पल मैंने कई बार दिया कि एक भैंस, और भैंस का पगहा छोटा करके बना जाता है ताकि वो रस्सी को तोड़ा ना सके। अगर वही उसकी बड़ी रस्सी कर दी जाए तो थोड़ा सा प्रेशर लगाएगी और बड़ी रस्सी को क्या करेगी, आसानी से तोड़ करके निकल जाएगी। तो चूंकि फ्लोरीन परमाणु की साइज, यानी एल्किल क्लोराइड की साइज क्या है, बहुत ही छोटी है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एल्किल आयोडाइड की क्रियाशीलता का क्रम, ठीक है, यहाँ पे आप क्या ले रहे हो, एल्किल आयोडाइड की क्रियाशीलता का क्रम, ठीक है बेटा। सबसे पहले आपका जो एल्किल हैलाइड है, इसमें एल्किल हैलाइड में कार्बन क्या है, sp3 कार्बन है, और इससे क्या जुटा हुआ है, हाइड्रोजन का परमाणु। सारे के सारे बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड ना, सारे के सारे बॉन्ड क्या है, सिग्मा, यानी क्या है, सिंगली बॉन्डेड है। इसलिए एल्किल आयोडाइड की रिएक्टिविटी, एल्किल हैलाइड क्या है, बहुत ही क्रियाशील क्या है, यौगिक है। अब एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम, एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम। तो एल्किल आयोडाइड क्या है, मोस्टली रिएक्टिव होगा। क्यों मोस्टली रिएक्टिव होगा, क्योंकि इसकी साइज क्या है, साइज क्या है, बड़ी है। और नीचे इससे कम रिएक्टिव क्या होगा, एल्किल ब्रोमाइड, उससे कम रिएक्टिव क्या होगा, एल्किल क्लोराइड, और उससे कम रिएक्टिव क्या होगा, एल्किल क्लोराइड होगा। इतना बात समझ आ गया बेटा। अब जो एल्किल हैलाइडों की जो रासायनिक गुण आता है, एल्किल हैलाइडों के रासायनिक गुणों में हम पहली प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे क्या, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी क्या बोलेंगे इसको, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, कोई ताकतवर ग्रुप किसी यौगिक पे अटैक करके उसके कमजोर ग्रुप को रिप्लेस कर देता है और उसकी जगह पे खुद आकर क्या कर लेता है, स्थापित हो जाता है। ठीक है बेटा। तो एल्किल हैलाइडों की जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, एल्किल हैलाइडों की प्रतिस्थापन जो अभिक्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इंग्लिश में क्या बोलोगे, न्यूक्लियो
हेलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें होता क्या है, एल्किल हैलाइड पे कोई क्या नेगेटिव समूह, नेगेटिव समूह ये क्या है, आक्रमणकारी है, अटैकर। ये क्या करेगा, अटैक करता है एल्किल हैलाइड पे और इसके हाइड्रोजन को क्या कर देता है, रिप्लेस करा देता है। जब ये रिप्लेस हो जाएगा तो यहाँ पे आर पे ये माइनस निकल गया तो इस पे क्या प्लस चार्ज आ गया। और प्लस चार्ज किसका लक्षण होता है, परमाणु की रचना में नाभिक का होता है। इसीलिए इस पे जो अटैकर जो माइनस चार्ज है वो किसको पसंद करेगा, प्लस को, और प्लस चार्ज किस पे, नाभिक पे। इसलिए ये रिएक्शन आपकी क्या कही जाती है, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन प्रक्रिया या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा नाभिक से नहीं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में एल्किल हैलाइडों की अभिक्रियाशीलता का जो क्रम होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या होगा, एल्किल हैलाइड, उससे कम रिएक्टिव एल्किल ब्रोमाइड, उससे कम रिएक्टिव एल्किल क्लोराइड, और सबसे कम रिएक्टिव एल्किल क्लोराइड होगा। ठीक है, एल्किल आयोडाइड सबसे अधिक रिएक्टिव इसलिए है क्योंकि आयोडीन की पोजीशन हाइड्रोजन परिवार में जाने पे सबसे नीचे की तरफ है। और हमको ये पता है कि जब हम एक वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो परमाणु की साइज बढ़ती है, यानी क्या करता है, आवर्त संख्या का मान बढ़ता है, मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ता है। और क्वांटम संख्या का मान बढ़ने के कारण इसमें जो सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होंगे उन इलेक्ट्रॉनों की नाभिक से दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और दूरी बढ़ने के कारण ये आपका क्या करेगा, कूलाम के नियम के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती नियम का क्या करता है, पालन करता है। कूलाम का नियम क्या कहता है, दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच में कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। The force exerted between two stationary charged body is directly proportional to multiplication of their respective charges and square of inversely proportional to square of distance between the two charges। सुने, तो यहाँ पे एल्किल आयोडीन के सबसे भारी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी, और दूरी बढ़ेगी तो सबसे भारी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पे आयोडीन के नाभिक का खिंचाव का बल क्या होगा, कम होगा। और खिंचाव का बल कम होगा तो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। बात तो वही हो जाएगी, आगे ना पीछे पगा, तो क्या करेगी, फ्रीली घूमेगा, कोई दबाव नहीं, कोई दबाव नहीं, तो क्या करेगा, अपने मन का हो जाएगा, जिससे चाहेगा उससे झगड़ा करेगा। और झगड़ा करेगा, इतना जबरदस्त झगड़ा करेगा कि दूसरे को मार करके उसका हाथ पैर क्या कर देगा, तोड़ देगा। और मार कर हाथ पैर तोड़ देगा तो बेचारा का हाथ हवाई लेकर के भाग जाएगा, इसका भी टूटेगा तो अपना हाथ हवा उधर छोड़ देगा। क्या होगा, पहले तो बॉन्डिंग टूटी और फिर नए क्रम में जुटे। और रासायनिक क्रिया डिफिनेशन आप लोग पढ़े हो कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ आपस में इस तरह से टक्कर करें, ये टक्कर इतनी जबरदस्त हो, जोरदार टक्कर हो, प्रभावी टक्कर हो। जब आप लोग को हम रासायनिक बलगति पढ़ाएंगे तो वहाँ पे टक्करवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इफेक्ट ऑफ कोलिजन के बारे में बताएंगे। तो टक्कर जबरदस्त मारो तो ऐसा मारो कि हाथ गोड़ टूट जाए, नहीं तो मरबे मत करो, ऐसा मारो कि एक लाठी में मरिए जाए। ठीक है, तो जब ये अणु टकराते हैं, अगर इनमें बॉन्डिंग तोड़ने की ऊर्जा से कम एनर्जी हुई तो ये बीच की बॉन्डिंग को तोड़ नहीं पाएंगे। और जब अभिकारक के अणुओं के बीच की बॉन्डिंग नहीं टूट पाएगी, क्या होगा, रासायनिक क्रिया नहीं होगी।
तो ऐसे केस में आप क्या करते हो, अभिकारक जो जिस सिस्टम में है उस सिस्टम का या तो आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो या तो उसका प्रेशर बढ़ा देते हो। और प्रेशर का मतलब क्या, कस के दे के दबाई दो। अब हाथ दे के कस के दबाई दो, ये छोरा छोरा नहीं तो टूट जाए, कहता है कस के मत छोड़ो, कह के धै के दबाई दो तो क्या करेगा, टूट जाएगा। और टूट जाएगा तो क्या मतलब, अभिकारक के अणुओं के बीच की बॉन्डिंग टूटी, और बीच की बॉन्डिंग टूटी तो फिर नए क्रम में क्या करेगी, जुटेगी। और नए क्रम में जुटेगी तो क्या होगा, उत्पाद के अणुओं का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो रासायनिक क्रिया क्लास 10th में डिफिनेशन बताई गई थी कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में इस तरह से जोरदार टक्कर करें और इस जोरदार टक्कर के कारण उनके बीच की जो बॉन्डिंग एनर्जी है वो क्या हो जाए, टूट जाए। और बॉन्डिंग एनर्जी टूट जाएगी तो उनके परमाणु क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और आपको ये पता है कि रासायनिक क्रियाओं में अणु भाग नहीं लेता, परमाणु भाग लेता है। और रासायनिक क्रिया कराने के लिए सबसे पहले बीच की बॉन्डिंग टूटनी चाहिए और फिर नए क्रम में जुटनी चाहिए। और बॉन्डिंग टूटने के लिए अभिकारक के अणुओं के बीच में इतनी ऊर्जा होनी चाहिए जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ एक दूसरे से क्या करें, कोलाइड करें, टकराए। और टकराने के बाद उनके बीच की बॉन्डिंग क्या हो जाए, टूट जाए। तो वह न्यूनतम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो अभिकारक के अणुओं के बीच में होनी चाहिए ताकि जिस एनर्जी से वो टकराएं और अभिकारक के अणुओं के बीच की बॉन्डिंग टूट जाए, वह न्यूनतम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाता है। जिसको आप केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी चैप्टर में आप पढ़ोगे, नर्स इक्वेशन वगैरह पढ़ोगे। तो अभी तो ये टॉपिक्स हमारे यहाँ पे नहीं है। तो बात हो रही थी कि एल्किल आयोडाइड में, एल्किल हाइड्राइड्स में क्या है, मोस्टली क्या है, रिएक्टिव है। ठीक है, इसके बाद ये जो आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन जो क्रिया है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया है, ये होती है आपकी कितने प्रकार की, 2 प्रकार की होती है। एक होता है SN1 रिएक्शन और दूसरा होता है SN2 रिएक्शन। तो SN1 का मतलब क्या, इसके रासायनिक अभिक्रिया दर में, ये सारी टॉपिक्स आपको पढ़ाई जाएगी किसमें, केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर में। अभी इसलिए टॉपिक अभी आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही होगी कि रासायनिक अभिक्रिया दर क्या है। तो SN1 क्रियाविधि के लिए उसमें एक अभिकारक का अणु क्या करेगा, भाग लेगा, यानी उसकी आणविकता, उसकी मॉलिक्यूलरिटी भले 2 भाग ले लेकिन उसकी आणविकता क्या, एक। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उसके प्रायोगिक अभिक्रिया दर नियम में केवल एक अणु भाग ले रहा है, ये अभिक्रिया आपकी क्या हो जाएगी, SN1 होगी। और SN1 अभिक्रिया की जो क्रियाशीलता दर है वह तृतीयक हाइलाइड में सबसे ज्यादा होती है, तृतीयक हाइलाइड में सबसे ज्यादा, उससे कम किसमें, द्वितीयक हाइलाइड में, और उससे कम किसमें होती है, प्राथमिक हाइलाइड में होती है। अब आप पूछ सकते हो, पूछो नहीं पूछोगे, सब आप लोग को आता है। तो तृतीयक हाइलाइड क्या है, तृतीयक हाइलाइड वो है जिसमें कार्बन के एक वैलेंसी पे हाइड्रोजन जुटा है और ये कार्बन हमारा क्या है, 30 है, 30 है। तो इसका मतलब क्या, इसके 3 वैलेंसी पे क्या जुटा है, एल्किल समूह। वैसे जनरली इसका नाम तृतीयक हाइलाइड या क्या, नियो प्रीफिक्स देते हैं। द्वितीयक हाइलाइड में क्या होगा, यहाँ पे कार्बन से एक वैलेंसी पे क्या होगा, ये होगा, और इसके 2 वैलेंसी पे क्या होंगे, एल्किल समूह पे कार्बन आपका क्या हो गया, 20, एक वैलेंसी बाकी है ना, एक वैलेंसी बाकी है तो यहाँ पे क्या कर दो, हाइड्रोजन दे दो। और
प्राथमिक हैलाइड में कार्बन के एक वैलेंसी से हाइड्रोजन दे दो और एक वैलेंसी पे क्या दे दो, एल्किल समूह दे दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हेटो हाइड्रोजन, हेटो हाइड्रोजन। ये आपका प्राइमरी हैलाइड, ये हो गया, ये हो गया प्राइमरी हैलाइड, ये हो गया सेकेंडरी हैलाइड और ये हो गया टर्शियरी हैलाइड। तो सेकेंडरी हैलाइड के लिए हम प्रीफिक्स क्या देते हैं, आइसो। तो सेकेंडरी हैलाइड के लिए प्रीफिक्स क्या देते हैं, आइसो, और टर्शियरी के लिए नियो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई? अरे भाई, एक ऐसा कार्बन जो 3 0, एक वैलेंसी से हाइड्रोजन जुटा, और 3 0 का मतलब यहाँ पे क्या, कार्बन की 3 वैलेंसी से 3 का एल्किल समूह जुटा है। ठीक है, एल्किल समूह में आप क्या जोड़ सकते हैं, मेथिल जोड़ सकते हैं, एथिल जोड़ सकते हैं, नॉर्मल प्रोपिल जोड़ सकते हैं, ब्यूटिल जोड़ सकते हैं। एल्किल, एल्किल कैसे बनता है, एल्किल के परमाणु में से एक हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, रिप्लेस करा देते हैं ना। आपका क्या बन गया, एल्किल समूह बन गया। सेकेंडरी में क्या होगा, ये 2 0 कार्बन है, 2 0 का मतलब क्या, द्वितीय एल्किल हाइलाइट है। तो क्या, एक कार्बन पे आप क्या दे दो, यहाँ पे हाइड्रोजन दे दो, और यहाँ पे इसके 2 वैलेंसी पे क्या जुड़ गया, एल्किल समूह। आर का मतलब एल्किल समूह, एल्किल का मतलब क्या, एल्केन के परमाणु में से एक हाइड्रोजन क्या हो गया, रिप्लेस हुआ है। ठीक, इधर क्या है, प्राइमरी, तो प्राइमरी में क्या, एक ऐसा कार्बन जिसके एक वैलेंसी पे एल्किल समूह और एक वैलेंसी पे क्या जुड़ा, हाइड्रोजन जुड़ा, बाकी इसके 2 वैलेंसी पे क्या हो गया, हाइड्रोजन जुड़ गया। तो आप जब ऐसे यौगिकों का वो आप रचना खींचोगे तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, तो 4 वैलेंसी आप ध्यान में रख करके करोगे। अब बेटा ये तो आपकी क्रियाशीलता का क्रम क्या हो गया, सबसे ज्यादा इसमें, इसमें ऐसा क्यों। एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे कि एल्केन में अगर कार्बन श्रृंखला की लंबाई बढ़ रही है, कार्बन स्ट्रेट चेन में कार्बन के परमाणुओं की संख्या क्या कर रही है, बढ़ रही है, तो उनका जैसे जैसे कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ेगी उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इथेन का क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि इथेन में क्या कार्बन हो जाएंगे, प्रोपेन का और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, मेथिल क्लोराइड का कम होगा, एथिल क्लोराइड का ज़्यादा होगा, नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड का और ज़्यादा होगा। ठीक है, अब अगर आपके क्या हो गए, जैसे स्ट्रेट चेन और यहाँ पे एक कार्बन आप दे दो, एक कार्बन दे दो, यहाँ कार्बन दे दो, और एक कार्बन आप क्या दे दो, यहाँ दे दो, तो यहाँ से कार्बन दोगे तो ये क्या हो जाएगा, CH3, एक तो शाखा फूट गई ना। तो जब शाखा जितनी फूटती जाएंगी, ठीक है, अगर एक शाखा फूटी तो 4 नंबर के 4 कार्बन हो गया ना, 4 नंबर पे आपका नॉर्मल ब्यूटेन, तो नॉर्मल ब्यूटेन का जो आएगा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आएगा, लेकिन यहाँ पे 4 कार्बन तो है लेकिन एक शाखा फूट गई, इसलिए इसका ये क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ब्यूटेन की तुलना में कम हो जाएगा। अगर इसमें 2 शाखा फोड़ दो, ठीक है, यानी इसकी 2 ठो ब्रांच बना दो, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। जैसे आप ले लो ये आपका CH3 CH2 CH2 CH3, ये क्या है आपका, ये है नॉर्मल ब्यूटेन, लेकिन यहाँ पे आप दे दो C सिंगल बॉन्ड में, C इधर क्या कर दो, इधर CH3, यहाँ पे क्या कर दो C, तो 4 कार्बन तो इसमें भी है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन, ये क्या हो गया, ये CH3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, CH3, और इसकी वैलेंसी पूरी हो गई ना, तो ये आपका आ गया, क्या आ गया, CH, ये आपका हो गया CH3 का प्राइस हो गया ना, CH3 का प्राइस, और क्या हो गया, CH हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया,
ये आपका हो गया नियो, क्या हो जाएगा, नियो ब्यूटेन हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, स्ट्रेट चैन में ये होता है, सिर्फ स्ट्रेट चैन में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रेट चैन में ज्यादा रहेगा, शाखा फूटेगी तो क्या हो जाएगा, कम। यहाँ से क्या हो गई, एक शाखा फूट गई, कार्बन परमाणु की संख्या इसमें भी 4 है, उसमें भी 4 है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। अगर यहाँ पे एक शाखा और फोड़ दो, समझो यहाँ पे सी, यहाँ पे क्या कर दो CH3, यहाँ पे कर दो क्या CH3, और यहाँ पे क्या कर दो CH3, यहाँ पे क्या कर दो CH3, तो ये आपकी क्या है, ये स्ट्रेट चेन है, और यहाँ पे ये आपकी क्या हो गई, दो शाखा फूट गई ना। तो अब दो शाखा फूटने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आ जाएगा, तो इसकी तुलना में और कम आ जाएगा। हाँ, शाखा बढ़ गई ना, शाखा बढ़ गई ना। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जब उनकी रचना में जितनी शाखाएं ब्रांचेज क्या करती हैं, इंक्रीज करती जाती हैं, तो उसमें जो है क्या होता है, उनके बॉइलिंग पॉइंट और ये बढ़ते जाते हैं। तो SN2 के लिए अभिक्रियाशीलता का जो क्रम, यानी इसमें क्या करेगा, इसमें अभिकारकों के 2 अणु भाग लेंगे और उसकी आणविकता क्या होगी, 2 होगी। आणविकता मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में सक्रिय अभिकारक के अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, आणविकता कहलाती है, मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। तो इसमें बेटा ये जो आपका SN2 है, सबसे ज्यादा इसकी क्रिया क्या होगी, एथिल हैलाइड की होगी, उससे कम अभिक्रियाशीलता आइसोप्रोपिल क्या होगी, हैलाइड की होगी, और उससे कम अभिक्रियाशीलता टर्शियरी ब्यूटिल हैलाइड की होगी। क्योंकि देखो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है ना, और मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो बेचारे को जब आप उतना उष्मा दोगे तब ना इसकी बॉन्डिंग टूटेगी। और इसका क्या है, यहाँ पे शाखा ज़्यादा है, कमय पे क्या करेगा, ये कमय करने पे बेचारे का क्या हो जाएगा, हाथ गोड़ टूट जाएगा। तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, इसमें सबसे कम। लेकिन SN2 टाइप वाले में क्या होता है, एथिल, इटी का मतलब एथिल हैलाइड रिएक्टिविटी क्या है, सबसे ज़्यादा है, जबकि SN1 वाले में क्या है, टर्शियरी हैलाइड की रिएक्टिविटी क्या है, सबसे ज़्यादा। दिस इज द ग्रेट डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टाइप फर्स्ट एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टाइप सेकंड। सो फ्रेंड, इस वीडियो लिंक में इतना ही। इसमें हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ रहे थे। तो अगले वीडियो लिंक में हम एल्किल हैलाइडों के सामान्य गुण में प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। और यहाँ पे आपको क्या बताया गया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एक जनरल प्रॉपर्टी या उसका वर्किंग मैकेनिज्म बताया गया। तो दोस्तों, आप हमारे अगले वीडियो लिंक की बेसब्री से प्रतीक्षा कीजिए। वेरी शॉर्टली आई विल रिलीज माई नेक्स्ट वीडियो लिंक। थैंक्स।